नमस्कार। ऑफ द स्क्रिप्ट के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफी बदलाव की। डेमोग्राफी बदलाव से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पीड़ित है। नेपाल से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और स्पेन तक, जो यानी कि यूरोप भी। आज डेमोग्राफी के मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं डेमोग्राफी के एक्सपर्ट श्री शाहिद लोहारी जी। शाहिद लोहारी सर से हम जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है और इस स्थिति कैसे बनी और इससे पूरी दुनिया को निजात कैसे मिलेगी। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका। और विषय यही है कि आज स्पेन में 70 से 80 हजार लोग नदी पार कर समुद्र पार करके घुस जाते हैं और वहां पे अनारकी फैलाते हैं और वहां के जो स्थानीय प्रबंधन है उस पर पूरा दबाव हो जाता है और ये सीधा सीधा डेमोग्राफी बदलने की साजिश है अवैध घुसपैठियों द्वारा। स्पेन के मामले में आप क्या कहेंगे सर? ये डेमोग्राफी बदलने का यूरोप के देशों में सबसे पहले सिस्टम चालू हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस में। क्योंकि जब इंग्लैंड का भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान कॉलोनी थी, यहाँ से वे मजदूरों के रूप में मुसलमान को विशेष रूप से लेकर गए थे, जिसके कारण इंग्लैंड की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। ऐसा ही फ्रांस ने किया था। जो फ्रांस की कॉलोनियां थी, उत्तर अफ्रीकन देश, लीबिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, इस तरह के देश, उन्हीं में से स्पेन भी था। वहां कभी ये स्पेन मुसलमानों के अधीन रहा, उसके बाद कुछ अफ्रीकन देश मुस्लिम देश स्पेन के अधीन रहे। तो सबसे पहले इन्हें मजदूरों की शक्ल में ले जाया गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये वहां की सामाजिक व्यवस्था में हिस्सेदारी करने लगे, जिसकी परिणति ये हुई। अगले आज की तारीख में कुछ सेलेक्टेड जो जिले हैं वे तो मुस्लिम बहुल हो चुके, और बाकी बहुत जल्दी हो जाएंगे। जैसा अभी स्पेन में करीब 70-80 हजार आदमी प्रवेश किया, उनमें से मान लो 5-7% वापस होंगे, बाकी सब वहीं एडजस्ट हो जाएंगे लेबर की शक्ल में। और वह फिर उसके बाद वहां की पूरी डेमोग्राफी को आने वाले 20 साल 50 साल के बाद पूरी परिवर्तित कर देंगे। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, जिन देशों से ये जांच है, अल्जीरिया, लीबिया, यहाँ तक कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ की भी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जहां ये जहां वहां भी मुसलमान आबादी बढ़ती चली जा। इसकी विशेषता यह। अमेरिका में करीब 1967 के करीब जब प्रोफेसर बल्लाज मधोक गए थे, तो उनसे प्रेस वालों ने यही पूछा था कि भाई आप मुस्लिम के बहुत खिलाफ हो। तो तब प्रोफेसर बल्लाज मधोक ने उनसे ये कहा था, कभी आपके यहाँ चूंकि ये 1.5% 2% से कम है, जिस दिन ये 10% से ऊपर चले जाएंगे अमेरिका में, तो ये अमेरिका की भी समझ में आ जाएगी ये डेमोग्राफिक चेंज क्या है, फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म क्या है, यहाँ की आबादी संसाधन उन पर कैसा कब्जा करेंगे और कैसे ये इस पर कब्जा करके वहाँ की डेमोग्राफी को परिवर्तित करेंगे। तो ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो। आपने चेकोस्लोवाकिया, कोसावो देखा ही, जो तुर्की की साइड से मिला हुआ, वहां की पूरी आबादी, ईसाई आबादी खत्म हो चुकी। आज की तारीख में वो एब्सोल्यूट मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट है। तो ये तो एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान किसी के भी पास नहीं है। क्योंकि अभी हम इटली को अगर देखें, वहां जन्म दर सबसे कम है। उसका कारण यह है कि वहां किसी महिला को अपने प्रेगनेंसी के टाइम में छुट्टी लेने का अधिकार नहीं। अगर वो छुट्टी ले लेगी तो उसका जॉब चला जाएगा। तो ये जो इस तरह की समस्याएं इन देशों में, यूरोपियन में, अमेरिका में, वो उनकी आबादी घटने का और भी बड़ा कारक और कारण है। ये समस्या मुसलमान के साथ कहीं भी नहीं है। ना वो छुट्टी लेता, ना वो किसी के भरोसे पर रहता। जहां भी जहां वो तो अपना कमाना प्राइवेट में और बच्चे पैदा करना। यही उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ का, इसकी जनसंख्या वृद्धि का कारण सबसे बड़ा यही है कि इसमें 2 और 9 का अंतर। जहां एवरेज हिंदू को 2 बच्चे, मुसलमान के एवरेज 9 बच्चे, उसका दीर्घकाल में तो प्रभाव होना ही समाज में। यही पूरे यूरोप की स्थिति, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, अभी आपने स्पेन देखा, पुर्तगाल आने वाला नंबर पर, इटली चली रहा नंबर पर, अमेरिका में चल रहा, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा। तो ये तो पूरे देशों में जहां भी आप जाएंगे, डेमोग्राफिकल चेंज जो मुसलमान के माध्यम से चल रहा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये उसे जानते हैं, ये उसे जान को खुश होते हैं, कहने का हमारा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारा ही कब्जा होगा। जी।
जैसा जैसा कि आपने बताया अभी, स्पेन में अभी जी। कल परसों की बात है, जिस स्वेटा शहर में इन लोगों ने घुसपैठ करी है, वहां से कुछ हजार लोग वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग वहीं पे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें वहां की नागरिकता मिले। और वो लोग कह रहे ये हैं कि तो हम भी मानव हैं, हमें वहां पे ना जाने दिया जाए, हमें वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, हम यहीं रहना चाहते हैं, हमें भी नागरिकता दी जाए। इसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि प्रदर्शन करके अपनी डिमांड रख रहे हैं। ये तो उनका काम करने का और कब्जा करने का तरीका। अभी में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद वहां की सुप्रीम कोर्ट में कोई लिबरल स्पेनिश कोई मुकदमा रिट डालेगा। सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करते हुए कहेगा कि जो नहीं जाना चाहते आप उन्हें यहाँ रहने दें। उसके बाद में अस्थायी नागरिकता लेंगे, उनके वहीं प्रजनन होगा। प्रजनन के बाद आप जो कि बच्चे वहीं के होंगे, आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होगा जब आप उन्हें निकाल सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता मान लो आपने 10%, 20%, 30% वापस भेज भी दिए, वे सेकंड राउंड में आ जाएंगे, उन्हें फिर नागरिकता मिल जाएगी। तो नागरिकता तो यूरोप के देशों में बहुत आसान है, बच्चे पैदा होना आसान नहीं है, खासतौर से वहां के लोकल लोगों के लिए। उनका प्रजनन बिल्कुल फेल है। उस प्रजनन का काम भी जाकर वहां मुसलमान करते हैं। और यही कारण है हर देश की इन्होंने डेमोग्राफी चेंज के लिए ये सक्रिय है। अच्छा, ये जो अभी आप बता रहे हैं कि वहां पे लोगों में बच्चे पैदा करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो रही है, वहां पे मृत्यु दर ज्यादा है, वहां पे वृद्धि बुढ़ापा का दर ज्यादा है, जितने बच्चे पैदा नहीं हो रहे उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं और बुढ़ापे में ज्यादा लोग हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? उन लोगों का इतना ज्यादा बुद्धिजीवी होना, या उतनी ज्यादा सुविधाएं होने के कारण, या फिर ऐसा क्या है कि वो लोग बच्चे क्यों नहीं पैदा करना चाह रहे हैं? तो मैं इस विषय पे उनकी थोड़ी इसके साइकोलॉजी कई समझने की कारण है। एक कोशिश तो करता हूँ, उनका फिर आगे दूसरे विषय पर। इसके कई कारण है। एक तो उनका अति उदार लिबरल होना, दूसरा उनका अपने जीवन के प्रति निराशा होना, तीसरा उनके अपने धार्मिक सिद्धांतों से दूर होना। मुसलमान इन सब के लिए बिल्कुल परिपूर्ण है। वो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि चीन और जापान में भी बढ़ रहा। आप भारत का एग्जाम्पल ले सकें, भारत की आबादी किस स्पीड से बढ़ी, उसके प्रोपोर्शनेट मुसलमान कितनी गति से बढ़ा। ये इसका एक अलग अलग देशों का अगर आप अध्ययन करेंगे, सबका आपको ये पता चल जाएगा कि मुसलमान की आबादी बढ़ने का 2 और 9 का रेशो। आमतौर से जहां हिंदू को 2 बच्चे, वहां मुसलमान को 9 बच्चे। इंग्लैंड और अमेरिका, आपके यहाँ इटली, इनकी तो हालत और भी बहुत ज्यादा खराब है। दूसरा ये मुसलमान के बच्चों को ये अडॉप्ट करके अपने बच्चे मान के वहां उसे रहने और पढ़ने का मौका दें, उसके बाद में उनका उनकी संसाधनों पर कब्जा करें। ये बहुत आसान है उनके लिए। जी। जैसा कि आपने अभी बताया कि किस जी। तरीके से इनका एक पैटर्न पूरी दुनिया में है, लेकिन मैं आपको यही विषय जानना चाहता हूँ, यही सवाल है मेरा, कि इसके पीछे क्या कारण है? ये कोई कहीं से इन्हें फोर्स करता है, या फिर ये रिलीजियस तौर पर या फिर मजहबी तौर पर ये इतने ज्यादा मोटिवेटेड है कि दूसरे देशों में जा करके वहां पे इस तरीके के पैटर्न फॉलो करके अपनी कब्जा करते हैं, या फिर वो खाने पीने के लिए अपने देश में मर रहे हैं इसलिए दूसरे देश में जा रहे हैं? इसके पीछे क्या क्या कारण है? इस घुसपैठ, अवैध इस घुसपैठ, इस और ये सब का पीछे का क्या इसके कारण है? पीछे कई कारण है। जहां मूल देशों में मुस्लिम अपने मूल देश में रह रहा, वहां उसमें गरीबी, अशिक्षा, विदेश खासतौर से यूरोप में जाकर उसका जीवन स्तर सुधर जा, उसके बच्चों को पढ़ने का, शिक्षा का अवसर मिले, और मैं वहीं की नागरिकता लेकर आधुनिक जीवन पद्धति को धारण करके इस्लाम के लिए मैं खिदमत करूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान कोई भी कहीं भी रह, वो अपने दीन को छोड़ना नहीं चाहता, दीन में परिवर्तन नहीं चाहता, अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना नहीं चाहता। वो जहां भी है वो बीइंग ए मुस्लिम ही रहेगा। उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा, उसका खान पीन, वो बिल्कुल सिर्फ मुस्लिम है। वो किसी की दूसरे की चीज को धारण करना नहीं चाहता। तो इनका तो ये पैटर्न तो फिर 1400 साल पुराना लगता है। अभी जिस तरीके से आपका वो चंगेज खान आया था, आपका मोहम्मद गौरी आया था, आपका बाबर आया था, वही पैटर्न इनका यहाँ भी है। वो तो देखिए, चाहे मंगोल हो, तुर्क हो, जहां भी गए दुनिया में, उन्होंने इस्लाम की खिदमत की, इस्लाम को प्रोपगेट किया, इस्लाम को बढ़ावा दिया। ये तो उनका एक मूलभूत सिद्धांत है। ये तो धर्म आधारित सिद्धांत है। उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है कि वो कहाँ रह रहे, क्या कर रहे। ये तो अंडरस्टूड है कि वो जहां भी रहेंगे इस्लाम की खिदमत करेंगे, अपने दीन के बढ़ावे के लिए काम करेंगे। उसमें उनका कोई समझौता नहीं है। किसी भी यूरोपियन, अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया, उनका कहीं कोई समझौता नहीं है। इसी कारण से हर देश में जहां भी मुसलमान है,
उसकी चाहे परसेंटेज कम ही सही, उसकी ग्रोथ निरंतर जारी। वो अपने एक मिशन पर लगा हुआ, और ये इनके प्रकेंड इसी माध्यम से पूरी दुनिया के मेजर कंट्रीज पर कब्जा करा। ये तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा आज की तारीख में भाई, चाहे आप यूरोपियन कंट्री ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, चीन, जापान, सब जगह उनकी परसेंटेज चाहे कहीं धीमी गति से कहीं तेज गति से निरंतर बढ़ रही, और सबकी घट रही। जी, मेरा सवाल ये है कि जी। अगर अभी हम देखें तो ब्रिटेन में और अमेरिका में खास तौर पर ये एक विकसित देश कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जी। सबको नागरिक स्वतंत्रता है, सबको धार्मिक आज़ादी है। लेकिन इसकी आड़ में किस तरीके से वहाँ पर अवैध घुसपैठ वैध बनती जा रही है। वहाँ पर जो मेयर बने हैं दोनों, लंदन के और न्यूयॉर्क के, वो लोग किस तरीके से इसे कवर फायर दे रहे हैं। इसको लेकर के मैं समझना चाह रहा था कि ये बड़े स्तर पे लोग हों या छोटे स्तर के लोग हों, इन लोगों का मकसद कैसे एक ही रहता है, बदलता नहीं है। भाई, इस्लाम में गरीब अमीर का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम की खिदमत करने के लिए गरीब अमीर का कोई पैमाना नहीं है। वो चाहे अमीर है गरीब है किसी पद पर बैठा, वो अपने दीन की, अपने इस धर्म की खिदमत करने के लिए तत्पर है। यही कारण है वो चाहे इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, जिस पद पर बैठा वो अपने समाज की, अपने अपने लोगों की चिंता करके उन्हें वहां सहयोग करता हुआ नागरिकता दिलवा हुआ, नागरिकता के बाद उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करा हुआ। इसी कारण उन्हें वहां समर्थन मिला। समर्थन के आधार पर मैं अस्थायी रूप से बस जाऊं, और फिर मैं वहां के अस्थायी नागरिकता होने के बाद फिर अपना वही जो कारोबार, अच्छा कारोबार, प्रजनन क्षमता बढ़ाना और वहां के संसाधनों पर कब्जा करना, ये निरंतर जारी है। इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सर वे मैं देश आपसे तो एक अपने आप प्रश्न। में एक, वे जी। देश तो निराशा में डूब चुके, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मन, नीदरलैंड, वहां तो वे तो अपने आप में निराशा में डूब चुके। अब आप स्विट्जरलैंड को ले लें, कितना आदर्श कंट्री, वहां 40% लोग तो नास्तिक ही, जिनका किसी किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं है, कोई मुसलमान ईसाई है उन्हें कोई संबंध नहीं है। उन्हें अपने जीवन में एंजॉय करना, जीवन को यापन करके अपना मर जाना, उनका तो मात्र ध्येय ही यही। और मुसलमान उसके लिए बिल्कुल अपना पूरा परिपक्व तैयार, उसमें सभी सुविधाएं देने के लिए, इसीलिए वो वहां के समाज में भी समाहित हो जा। सवाल ये है सर कि चाहे ये ब्रिटेन रहे, चाहे ये न्यूयॉर्क में रहे, चाहे ये लंदन में रहे, इनका काम शुरू रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये विषय जानना चाहता हूँ सर कि किस तरीके से ये नेपाल में भी घुसपैठ कर चुके हैं। वहां भी अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि एक नेपाल हिंदू राष्ट्र देश रहा है। अब वहां पे भी ये लोग वहां के समाज को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये लोग वहां पे भी घुसपैठ करके अपनी डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा प्रयास करना शुरू कर दिया है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हिंदू वहां के जैसे जागरूक हो रहे हैं उस विषय को लेकर इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो किशनगंज साइड है बिहार की, जो नेपाल के बॉर्डर से मिले, आरा, किशनगढ़, वो किशनपुर, किशनगंज, भागलपुर, आगे जाके मुर्शिदाबाद, मालदा टाउन, ये सब नेपाल का एक इंटरलिंक स्टेट डिस्ट्रिक्ट है। वहां से ये बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद और मालदा टाउन, मालदा टाउन से फिर उसके बाद ये साहिबगंज, झारखंड, उसके बाद ये बिहार के मुजफ्फरा क्या जगह है वो, वहां, हाँ, भागलपुर, भागलपुर के बाद ये किशनगंज और आरा की साइड से होते हुए नेपाल में चले जाओ। इसलिए नेपाल की डेमोग्राफी का वो, मुसलमान की डेमोग्राफी हमेशा पॉकेट में घटती बढ़ती है। जो नेपाल बॉर्डर पर मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट है, मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है, वहां का मुसलमान नेपाल में एंट्री करे और उन्हीं के साथ शादी करे, और फिर वो वहीं एडजस्ट हो जाए। उसमें अकेले बिहार के नहीं है, बिहार का जो कि उसी सेमी कल्चर के लोग हैं, भागलपुर, साहिबगंज, झारखंड, उनसे मिलता हुआ मालदा टाउन, उनसे मिलता हुआ मुर्शिदाबाद, ये सब लोग जाकर पूरे नेपाल की आने वाले टाइम में डेमोग्राफी को एक बहुत बड़े क्षेत्र को परिवर्तित कर देंगे। ये तो इनका निरंतर चलने वाला अभियान है, इसे कोई नहीं चेक कर सकता। और भारत की जितनी एजेंसियां, मैं सरसरी तौर से चेक करूं, उन्हें ये कुछ पता नहीं है कहाँ चेक करना, कहाँ क्या करना, क्योंकि उनका काम सिर्फ इनपुट देना, इससे ज्यादा में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम जी। बात करें
नेपाल के बॉर्डर क्षेत्र और भारत के बॉर्डर क्षेत्र पर किस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, जी इसके पीछे क्या कारण है? वो लोग किसके कहने पे ऐसा कर रहे हैं कि नेपाल का भारत का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर जो इलाका है वहाँ मुस्लिम बेल्ट पूरी बना दी जाए, फिर इससे भारत को क्या नुकसान होगा आने वाले टाइम पर, और वो क्या करना चाह रहे हैं इसको बदल जी। करके? नेपाल बॉर्डर पर अहले हदीस के हजारों मदरसे, उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोंडा, बस्ती, आगे जाकर फिर बिहार में चले जा, वहां लगातार इस्लामिक जो मदरसे में निरंतर काम कर रहे, उनकी विभिन्न आय के स्रोत, इसलिए उसे चेक एंड बैलेंस, उसे इतने आसानी से कवर करना, इतने आसानी से उसे रोकना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब ये शुरू हो रहा था तो इसको एजेंसियों ने या फिर स्थानीय प्रशासन ने ध्यान ध्यान क्यों नहीं दिया? सवाल तो यहाँ पैदा होता है ना। प्रशासन सरसरी तौर से काम करता है, जिसकी सरकार उसका, जैसा बिहार की सरकार, वहां विपक्ष भी बहुत मजबूत, लोकल राजनीति में मुसलमान हावी, किशनगंज आरा साइड में, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में जब आप आवेंगे, गोंडा, बस्ती, इधर बहराइच, यहाँ भी इनका जो इंटर एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन है, उसकी भी स्थिति ऐसी ही, एक दूसरे को पराश्रय दें और उसका कोई ये पता नहीं चल पाता कौन कहाँ का रहने वाला। जी, भारत के नजरिए से बात करें तो भारत तो लगभग कई सौ सालों से डेमोग्राफी का पीड़ित रहा है। भारत को डेमोग्राफी बदलने की प्रयास हमेशा से होते रहे हैं और अभी भी जारी है। लेकिन भारत है कि उससे रेजिस्टेंट मतलब अपना प्रतिकार करता रहा है। जो लोग यूरोपीय भारत देश की तो और ब्रिटेन अमेरिका लोग भारत पर तंज कसते थे, आज वो सबक सीख रहे हैं। लेकिन भारत अभी भी अपनी लड़ाई जारी रखे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? भारत तो निरंतर डेमोग्राफिक चेंज का एक शिकार, बहुत ज्यादा यहाँ कोई भी योजना केंद्रित नहीं है जिस आधार पर कहा जा सके कि भारत सरकार इन विषयों को, डेमोग्राफिकल चेंज को बहुत ज्यादा चिंता के साथ केंद्रित, ऐसा नहीं है। यही कारण है जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या बॉर्डर स्टेट हैं, जहां माइनॉरिटी मेजोरिटी में, वहीं वहीं देश खतरे में। अकेला ये एक समस्या जो है वो मुस्लिम की नहीं है, इधर सेवन सिस्टर स्टेट, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, वहां ये परेशानी क्रिश्चियन के साथ है। वे भी एक तरह से देशद्रोह का ही काम करते हैं, वे भी अपने धर्म को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमाएं हैं भारत की, वहां जहां भी माइनॉरिटी है, वो भारत के एक तरह से अघोषित रूप से उसके खिलाफ काम करते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, सेवन सिस्टर स्टेट हो, वहां की डेमोग्राफी का पैटर्न बिल्कुल अलग है। सवाल ये है जी, कि आखिर इस समस्या का उपाय क्या है? इसका इस परिणाम क्या समस्या का होगा? कोई उपाय अभी भारत सरकार के पास कोई ना उपाय है और ना ही सकारात्मक, चूंकि 1970 में आया था बच्चे दो ही अच्छे, उसे हिंदू ने अडॉप्ट कर लिया था, मुसलमान ने नहीं किया था। यही कारण है कि हिंदू की आबादी घटती चली गई, मुसलमान की बढ़ती चली गई। अभी भी उसमें कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसे यही कहा जा सके कभी कोई संभावना नजर नहीं आती। लेकिन सिर्फ भारत की बात नहीं है, नेपाल, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका, हाँ, मैं न्यूयॉर्क, इस सब इन सब के भी पीछे अगर कुछ उपाय बताया जाए तो क्या क्या उपाय होना चाहिए? एक मौलिक उपाय क्या हो मुसल सकते हैं जो आसानी से किया जा मुस्लिम की सके? सबसे बड़ी तारीफ यह है, वो अपने यहाँ की आबादी को भी कम नहीं होने दे रहा चाह रहा, और दूसरी जगह जाकर वहां भी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा। उसका तो ऐसा लगता है जैसे ये योजनाबद्ध तरीके से दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करना, पॉपुलेशन के आधार पर, योग्यता नहीं, पॉपुलेशन के आधार पर कब्जा करना। उसका मकसद क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक डॉक्ट्रिन, इस्लामिक सुपीरियरिटी को मेंटेन करना, मेजोरिटी में इस्लामिक देशों की का कन्वर्जन करना, यही उसका उद्देश्य है। ये जहां भी जाते हैं अपने कन्वर्जन के काम को निरंतर जारी रखते हैं। कोई चाहे वह इंग्लैंड हो, जर्मन हो, जो वहां की लड़की कोई लड़के से शादी करना चाहती हो तो उसे कट कर ले, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सोगोमस कल्चर, सर्वग्राही संस्कृति के लोग किसी से भी शादी करके उसे अपने पारिवारिक जीवन का हिस्सा बना ले, वो कोई समस्या उनके लिए नहीं है। जी, तो मतलब वो दारुल इस्लाम को अब पूरा धरती पर बनाना चाहते हैं। दारुल इस्लाम जो उनका कॉन्सेप्ट है, दारुल हर्ब, दार दारुल इस्लाम, ये दारुल ये तो अरब। बे ये तो बेस है दारुल अरब को दारुल इस्लाम बनाना, जहाँ मुसलमान रहेगा वो अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी भूषा उसे स्टेब्लिश करेगा।
ये तो उसका परम है। और उसी के लिए ये सब छोटी-छोटी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही है। जी, जी। ये जितने भी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक उथल-पुथल, ये सब उसी के लिए। To establish the supremacy of the Islam। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ब्रिटेन, अमेरिका जैसे विकसित देश इस समस्या से निकल पाएँगे? निकल जाएं कहाँ है, तो फंसते जा रहे हैं। दुनिया वो को तो सबक डे सिखाने टू वाले, डे दुनिया पर राज करने वाले आज खुद ही पीड़ित हो रहे हैं। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? उनके पीछे ऐसा कैसे हो गया? वो अति कैसे नहीं उदारता। समझ पाए? अति उदारता, जब आप ज्यादा उदार, जरूरत से ज्यादा उदारपंथी हो जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। यही स्थिति भारत में हिंदू की रही हमेशा। अति उदारता उनके विनाश का कारण। मतलब इतना बेसिक सा सवाल, इतना बेसिक सा आंसर, इतने बेसिक सी बात दुनिया को समझ नहीं आ रही। नहीं, कैसे आ जाएगी? जो उसके बहुत सारे कारण है, फिजिकल अपीयरेंस, पैसा, चाहे वो अरब से पैसा हो, बहुत बहुत सारे कारण है। उसको उसको कोई चेक नहीं कर सकता। जी, मेरा अंतिम सवाल है सर कि जी, डेमोग्राफी जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था, हम एक मंच बनाएंगे, एक संस्था बनाएंगे जो जी, डेमोग्राफी पर रिसर्च करेगी और पूरा डाटा बना के जी। कार्रवाई करेगी। तो आपको हम्म। क्या लगता है, एक साल लगभग हो गए, पिछले 15 अगस्त को बोला था उन्होंने लाल किले की प्राचीर से, जी। तो उसमें कितनी सफलता मिल पाएगी और इनका काम कहाँ तक आगे बढ़ा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण जो चीजें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चार्ट पर साइन किए, उसके खिलाफ सरकार बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ये अंतर्राष्ट्रीय जो हस्ताक्षर करने वाले देश हैं, उदारवाद, धर्म समानता, ये वो देश हैं जो अपने खिलाफ चाहे कुछ भी हो जाए, ये दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो प्रधानमंत्री ने कहा था उसका जी। क्या हुआ अभी तक? अब वो तो पहले पार्लियामेंट में आवेगा, पार्लियामेंट में आके वो पास फेल होगा, फिर वो जेपीसी के पास जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के। तो इसका तो बहुत लंबी प्रक्रिया, वो कब होगा ये क्या कैसे, उसकी संभावनाएं तो लगभग नहीं कब रहती तक है, कितना सब परसेंट जानते आगे बढ़ जाएंगे कुछ पता नहीं। हैं। जी, अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत अंतिम सवाल है ये कि आने वाली जी। जनसंख्या जनगणना होने वाली है, इसको क्या लगता है हाँ, आपको, भारत की जनसंख्या कितनी होगी और क्या सही आंकड़े सामने आ सकेंगे भारतीय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब के? जाति और उपजातियों में हिंदू और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा समस्याएं हिंदुओं के लिए ही पैदा होंगी और किसी के लिए नहीं होगी। जातीय जागृति रोजगार के साथ उभर कर आवेगी, और इसके परिणाम भारत सरकार, भारत के राष्ट्रवाद के लिए बहुत खतरनाक है। हर जाति अपने आप को छोटा दिखाने की कोशिश करेगी, अपनी संख्या बढ़ाकर दिखाने की कोशिश करेगी, जिसकी परिणति होगी को आपस में ही एक रंजिश पैदा होगी। जातियां तो इस्लाम में भी है। जातियां इस्लाम में भी है, लेकिन वहां धर्म जो है वो प्राथमिकता। इसीलिए जातियां होने के बाद भी जातियां उनके पीछे चली जा, गौण रह जा, हिंदू की प्राथमिक रह जा। जी, डेमोग्राफी पे आपने इतनी सारी बातें बताई हमको, हमें बहुत समझ चीजें समझ में आई हैं। आगे भी जी। हम ऐसे ही विषयों पर आपसे आपका मार्गदर्शन पाते रहेंगे सर। आज के लिए हाँ, धन्यवाद। और दोस्तों, आपको ये वीडियो धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।